ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, आपका कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज़ हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके जी। देन प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने बफर स्टॉक स्कीम जो है उसका ग्राफ किया था। क्विकली उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है कि बफर स्टॉक स्कीम के डिसएडवांटेजेस जो है मेनली वो क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉब वेब मॉडल का होगा। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बफर स्टॉक स्कीम या प्राइस सपोर्ट स्कीम, हमने कहा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड या सिनारियो जो है वो भी रिवाइज कर लें कि बेसिकली गवर्नमेंट किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए फील करती है कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लाजमी रहनी चाहिए, या दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बेसिक नेसेसिटी है पब्लिक की, और इस साल जितना आउटपुट हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है वो हमारी डिमांड के मुकाबले में कम है, और अल्टीमेटली हमें ये प्रोडक्ट कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम ऐसी सिचुएशन में हैं। तो इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट जो है वो बाज़ औक़ात प्लान करती है कि इस प्रोडक्ट के बारे में सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म बनाया जाए, या बफर स्टॉक स्कीम जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, ताकि एक तो कंट्री में इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इजाफा हो, पैदावार डिमांड के मुताबिक हमें मिलना शुरू हो जाए, और दूसरा फिर जब डिमांड के मुताबिक सप्लाई मार्केट में अवेलेबल होगी तो फिर जो प्राइस फ्लक्चुएशंस इसमें आती हैं, अचानक प्रोडक्ट की शॉर्टेज की वजह से प्राइस बेतहाशा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कहा ये नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है ये प्रोडक्ट। तो इस वजह से जो प्राइस इंक्रीज बेतहाशा आ जाता है, वो प्राइस इंक्रीज नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को बफ करना चाहती है, या उनको आप एक तरह से कह लें मैनेज करना चाहती है। तो ये दो पर्पज आमतौर पे गवर्नमेंट के सामने होते हैं। यानी एक तरफ वो प्रोड्यूसर को सपोर्ट भी करना चाहती है, कंट्री में एक खास अमाउंट या खास क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो भी अवेलेबल रखना चाहती है गवर्नमेंट, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस लेवल जो है वो कंट्री में फ्लक्चुएट ना करे, स्टेबल रहे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो लेट अज्यूम इनिशियली प्रोडक्ट जो है वो P1 प्राइस लेवल पे है, और गवर्नमेंट जो है वो इसकी फ्लक्चुएशंस की वजह से या प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए या करंट Q1 लेवल को गवर्नमेंट जो है वो फील करती है कि ये जो Q1 क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है ये हमारी डिमांड्स के मुताबिक सफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए P1 की बजाय हायर प्राइस लेवल जो है, जिसको हमने मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोर कहा है, वो अनाउंस कर देती है। और कल भी हमने प्रीवियस क्लास में भी ये हाईलाइट किया था कि आमतौर पे गवर्नमेंट जो है ये ऑन द टाइम या बिफोर द टाइम ऑफ कल्टीवेशन ये अनाउंसमेंट करती है। यानी कि अगर इस फसल के कल्टीवेट करने का टाइम 1 नवंबर है, या नवंबर के पहले 15-20 दिन में होगी, तो गवर्नमेंट नवंबर के पहले 15-20 दिन में ही या उससे भी एक आध वीक पहले अनाउंस करेगी, ताकि फार्मर इन टाइम डिसीजन ले सके। क्योंकि ये क्रॉप है, एक दफा कल्टीवेशन होनी है। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट दिसंबर में जाके अनाउंस कर दे तो फार्मर जनवरी में फसल लगा लेगा। फसल का तो टाइम वही है जिसपे कल्टीवेशन होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट वेल बिफोर टाइम अनाउंस करती है कि हम जो नेक्स्ट क्रॉप मार्च में या अप्रैल में आएगी, हम उस पैदावार को किस रेट पे, किस मिनिमम प्राइस पे परचेज करने को तैयार हैं। और ये क्लियरली नोट कर लें कि ये मौजूदा मार्केट की जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है आमतौर पे उससे ऊपर ही होती है। प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर ही लगाया जाता है। ये एमसीक्यूज की सेंस में भी नोट कर लें कि प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम, बिलो द इक्विलिब्रियम या इक्वल। तो प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर ही सेट की जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो मार्केट में वैसे ही प्रोड्यूसर को मिल रही है, तो उसको उस लेवल पे या उससे नीचे प्राइस सेट करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर तो फार्मर को मार्केट से ही इतने पैसे मिल जाते हैं, तो आप उसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं।
तो सिंपली सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म में मिनिमम प्राइस जो है वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट की जाती है, और गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट की वजह से क्या होगा, मार्च या अप्रैल में जितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी एक्चुअली वो क्वांटिटी जो है वो करंट क्वांटिटी से ज्यादा है, और उस प्राइस पे जो फ्लोर मिल्स और पब्लिक जो क्वांटिटी परचेज कर रही है वो आप कह लें कम है, यानी मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, फालतू क्वांटिटी होगी। अब अगर ये सरप्लस नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर में होता तो इस सरप्लस ने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम कर देनी थी, प्राइस लेवल जो है वो इकोनॉमी में फॉल करना शुरू कर देना था। लेकिन गवर्नमेंट जो है ये सारे का सरप्लस सारे का सारा सरप्लस जो है ये अनाउंस्ड प्राइस पे परचेज कर लेगी, और इसके नतीजे में प्राइस लेवल जो है इस प्राइस से नीचे नहीं आ सकेगा। अब ये तो था करंट ईयर की सिचुएशन। इसी साल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, इसी साल पैदावार लगाई गई, फसल लगाई गई और पैदावार मार्केट में आई और गवर्नमेंट ने परचेज कर ली। अब नेक्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट मुसलसल हर साल ही यही करती आ रही है तो नेक्स्ट ईयर फार्मर को एक तरह की फिर श्योरिटी है कि अगले साल फिर कोई ना कोई सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी जाएगी, और वो प्राइस जो है वो मार्केट रेट से ऊपर ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट मसलन पाकिस्तान में गंदम की सपोर्ट प्राइस तो पिछले 50-60 साल से यूज हो रही है, और 4 फसलें हैं असल में पाकिस्तान में जिनमें सपोर्ट प्राइस यूज होती है, गंदम, चावल, गन्ना और कपास, कॉटन। इन चारों में से जो कॉटन और चावल है उसकी तो फार्मर को मार्केट से ही बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है, क्योंकि बेतहाशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग गई तो कॉटन की तो डिमांड वैसे ही इतनी इंक्रीज हो गई कि कॉटन का अच्छा रेट फार्मर को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट कॉटन की, कपास की सपोर्ट प्राइस कभी कभार ही रेयरली यूज करती है, वरना वो मार्केट से ही फार्मर को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इसी तरह चावल है, चावल बहुत सा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया तो उसकी भी डिमांड क्रिएट हो गई, इस वजह से चावल की भी अच्छी प्राइस मिल जाती है। लेकिन गन्ने की, शुगर केन और व्हीट, गंदम की प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस दोनों अनाउंस करती है। फर्क सिर्फ ये है कि गंदम जो है गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेती है सपोर्ट प्राइस पे, और जो शुगर केन या गन्ने की प्राइस है वो गवर्नमेंट शुगर मिल्स को पाबंद करती है कि आपने कम से कम इस रेट पे गन्ना फार्मर से परचेज करना है। दोनों सूरतों में उसे हम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म ही कहते हैं। ओके, अगले साल फिर फार्मर इनकरेज होगा, जब मुसलसल हर साल यही प्रोसेस चलता आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर जो फार्मर है वो सप्लाई लाइन को मजीद इंक्रीज कर देगा, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जिसे हमने राइज इन सप्लाई कहा, और अगले साल भी जो सरप्लस क्रिएट होगा इस सरप्लस को भी गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर लेगी। अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लें फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर गवर्नमेंट अगले साल सपोर्ट प्राइस अनाउंस ना करे या गवर्नमेंट अगले साल सपोर्ट प्राइस पे फालतू सरप्लस मार्केट से ना खरीदे तो फिर मार्केट में प्राइस लेवल क्या होगा, साफ जाहिर है जहां पे न्यू सप्लाई लाइन S2 और डिमांड लाइन मार्केट में इक्वेट करेंगे, इस पॉइंट पे मार्केट में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और वो इक्विलिब्रियम यानी अगर गंदम 1400 रुपए फी मन पे थी ईयर 1 में तो उससे भी कहीं नीचे जाके 1200 या 1000 रुपए फी मन पे, तो यानी कि हो सकता है उल्टा फार्मर को लॉस हो जाए कि उसकी तो शायद इस रेट में जो कॉस्ट है वो भी कवर ना हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस लेवल को E2 तक नहीं आने देगी, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का जो सरप्लस है उसको भी परचेज कर लेगी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साल हर साल से ये पॉलिसी वीट के लिए, गंदम के लिए, और मैंने जो 2-3 क्रॉप्स एग्जाम्पल किए उनके लिए यूज करती आ रही है। ओके, ये 7 नंबर का, मिनिमम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ अटैच्ड क्वेश्चन है 4 से 5 नंबर का कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, कि गवर्नमेंट जो साल हर साल से ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म यूज करती आ रही है खासतौर पे गंदम के लिए, वीट के लिए, तो प्रोडक्ट की लिए जो स्पाइट प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं। 4-5 प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या आप कह लें ओवरऑल इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1, अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एट हाई प्राइस। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट को आप कह लें मार्केट से महंगे रेट पे गंदम खरीदनी पड़ती है, यानी मार्केट में 1400 रुपए मन बिक रही है, गवर्नमेंट 1600 या 1800 रुपए फी मन के हिसाब से फार्मर से खरीद रही है। एक प्रॉब्लम तो यही है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो खरीदना पड़ रहा है।
दूसरे नंबर पे फिर है इसी से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स ड्यू टू अल्टरनेटिव यूज ऑफ फंड्स। अब देखें पूरे पाकिस्तान में लाखों मेट्रिक टन गंदम प्रोड्यूस होती है, ये कोई चंद हजार केजी की तो बात नहीं है कि गवर्नमेंट 20-30 लाख 100-200 आप कह लें जो है वो यूनिट खरीद रही है, या आप कह लें जी 50-60 करोड़ 1 अरब की बात है। गवर्नमेंट हर साल जो है वो अरबों रुपया गवर्नमेंट ने सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है। शायद 100, 150, 200 अरब से भी ज्यादा का फंड है जो गवर्नमेंट को हर साल इस काम पे खर्च करना पड़ता है। अब वो अमाउंट जो है उससे आप गंदम खरीदते हैं, फिर पूरा साल सेल करते हैं, फिर उसी रकम से। तो यानी गवर्नमेंट ये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज करें ये 200 अरब रुपया है कुल रकम, तो गवर्नमेंट जो है ये 200 अरब रुपया या 100 अरब रुपया किसी और प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर पाती, ना एजुकेशन पे, ना हेल्थ पे, या कहीं भी गवर्नमेंट की कोई और नीड है, तो गवर्नमेंट जो है उसको स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज्म चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये 200 अरब रुपया और किसी काम में जहां पे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता था वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है। यानी आप इस 200 अरब से फर्ज करें 10 अच्छे हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन अब वो 10 हॉस्पिटल्स नहीं बन सकेंगे, उनको स्किप करके, उनको आप कह लें गवर्नमेंट को उनका लॉस फेस करके ये निजाम जो है वो चलाना पड़ेगा। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो हमें नजर आता है, इट मे इनकरेज ओवर प्रोडक्शन। अगर ये पॉलिसी एक्सेसिवली यूज होती रहे, मुसलसल यूज होती रहे, तो बाज औकात ये ओवर प्रोडक्शन का बायस बनती है। पाकिस्तान जैसे कम तरक्की याफ्ता या आप कह लें जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें तो ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बन चुका है। अमेरिका में, रशिया में और कई कंट्रीज हैं वहां पे इसी तरह का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। रशिया में जरा कम है, अमेरिका में है। अमेरिका की अगर आप पिछले 10-15 साल की एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत सी प्रोडक्ट, उसमें वीट भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, ओवर प्रोडक्शन होती है। यानी उस कंट्री की नीड्स से कहीं ज्यादा, या इवन आप कह लें कि जो कंट्री वो नॉर्मली एक्सपोर्ट करता है उससे भी कहीं ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि हम इस प्राइस पे परचेज कर लेंगे, तो बेतहाशा फार्मर जो है वो फसल लगा रहा है, कंट्री की नीड से भी कई गुना ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट करने के बाद भी वो बच रही है, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट्स को वो जो गंदम है वो डंप करनी पड़ती है। आप इवन इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो पिछले आप 10 साल में देखें तो शायद 2-3 दफा ये इवेंट अमेरिका में आ चुका है कि लाखों टन गंदम जो है अमेरिका को डंप करनी पड़ती है, समुद्र में फेंक दी जाती है या जाया कर दी जाती है। कि अगर वो गंदम अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट इतना गिर जाता है कि जो एक्चुअली प्राइस वो चार्ज कर रहा है गंदम की वो भी रिसीव नहीं होती, और अपने कंट्री में भी सप्लाई करने से यही होगा कि लोकल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो ये इवन इस लेवल की भी ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू नहीं है, खैर डेवलप्ड कंट्रीज का ये आमतौर पर इशू आता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोरेज कॉस्ट है फिर एक बहुत बड़ा मसला इस स्कीम या इस मैकेनिज्म को यूज करने का, कि देखें इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की और स्टोरेज की बहुत बड़ी कॉस्ट है। मसलन पाकिस्तान में पास्को का इदारा है, PASSCO आई थिंक। तो पास्को का इदारा जो है उसके लिए एक तो हमने पहले कहा जी अरबों रुपए आपने उसके लिए पैसा रखा हुआ है, फंड रखे हुए हैं। फिर उसके अलावा उस पूरे इदारे के पूरे कंट्री में सैकड़ों हजारों की तादाद में गोदाम्स हैं बड़े बड़े, वो मार्च अप्रैल मई में गंदम परचेजिंग करती है, पूरा अमला है, उनका निज़ाम है एक। तो यानी एक तो चले आपने 200 अरब रुपया तो वो पैसा है ना जो गंदम खरीदने के लिए रखा है, उसके अलावा हर साल करोड़ों रुपया तो उस इदारे को चलाने पे लग रहा है, उसके सैकड़ों मुलाजमीन हैं, गोडाउन्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है आपका। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू हाई प्राइसेस फॉर फाइनल कंज्यूमर। ये जरा वर्ड अंडरस्टैंड कर लें। कंज्यूमर सरप्लस हम बेसिकली कहते हैं वो बेनिफिट या वो अमाउंट जो कंज्यूमर को बच सकती थी। कब बच सकती थी? जब मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल जाता। यानी मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट फर्ज करें 1400 रुपए फी मन पे बिक रहा है, अब गवर्नमेंट 1600 रुपए फी मन पे खरीद लेगी और 1600 रुपए फी मन पे ही दिसंबर में दोबारा मार्केट में बेचेगी, तो ये गंदम मार्केट में 1400 रुपए फी मन के हिसाब से भी बिक सकती थी, कंज्यूमर को मिल सकती थी। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को जो 200 रुपए फालतू पे करने पड़ रहे हैं, एक तरह से आप ये कह लें कि 200 रुपया फी मन जो कंज्यूमर को बचत हो सकती थी पर 40 kg, वो अब नहीं होगी। वो पैसा कंज्यूमर का जो है वो फार्मर की पॉकेट में चला जाएगा, सेलर की पॉकेट में।
तो इसको कहा जाता है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंज्यूमर को उसी प्रोडक्ट की हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी, और जो कंज्यूमर को बचत हो सकती थी वो अब कंज्यूमर को बचत नहीं होगी, बल्कि जो है वो फार्मर की पॉकेट में वो पैसा जाएगा। तो ये टोटल 5-6 पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट अगर जो है वो सपोर्ट प्राइस पॉलिसी यूज करती है या बफर स्टॉक स्कीम जो है वो यूज करती है, तो आम तौर पे जो है वो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम्स या इकोनॉमी को ओवरऑल आप कह सकते हैं, उसमें 1-2 पॉइंट गवर्नमेंट के भी हैं और बाकी पॉइंट जो है वो जनरल हैं। इकोनॉमी में अगर किसी के लिए भी उसका इम्पैक्ट है तो उस सेंस में भी उसकी जो है वो डिस्कशन की गई है। ओके जी, तो ये 5 से 6 नंबर का, 5 नंबर का ही आमतौर पे क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर का, 6 का नहीं, 4 से 5 नंबर का, कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म जो है उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं, किस किस्म के जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉब वेब इफेक्ट या कॉब वेब मॉडल, कि किसी भी इकोनॉमी में जो है, अब हम एक आप कह लें एक तरह से स्पेसिफिक केस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो है वो नोट कर लें। देखिए, हमने जो डायनामिक मार्केट या डायनामिक प्राइसेस का टॉपिक जो शुरू किया था, उसमें हमने पहले 2 केसेस एक्सप्लेन किए। एक मिल्क का केस, हमने कहा मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा फ्लैट है, मिल्क की सप्लाई भी बहुत ज्यादा फ्लैट है, तो हमने डिमांड और सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा फ्लैट ड्रॉ की, और फ्लैट ड्रॉ करने के बाद हमने उनकी क्वांटिटी, प्राइस, इक्विलिब्रियम और उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई इसमें किसी किस्म का चेंज आएगा तो आमतौर पे फ्लैट या मोर इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई रखने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, या आमतौर पे उनकी प्राइसेस स्टेबल होती हैं। फिर हमने इसके बाद जो है वो दूसरा केस ड्रॉ किया कॉर्न का, उसमें हमने बहुत ज्यादा स्टीप डिमांड लाइन ड्रॉ की, और इसी तरह से बहुत ज्यादा स्टीप हमने सप्लाई लाइन ड्रॉ की, और उससे हमने एक्सप्लेन किया कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही स्टीप होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर शो करती हैं, यानी उनकी प्राइस बेतहाशा बढ़ भी जाती है, बेतहाशा कम भी हो जाती है। थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ जाए या सप्लाई में चेंज आ जाए, तो प्राइसेस पे उसके अकॉर्डिंगली, यानी अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बेतहाशा बढ़ सकती है, डिमांड कम होगी तो प्राइस गिर सकती है, या सप्लाई का चेंज। तो बेसिकली हमने ये जो दोनों टॉपिक डिस्कस किए, इनमें हमने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई या तो दोनों ही मोर इलास्टिक हैं, हाईली इलास्टिक हमने कहा, या फिर हमने कहा कि दोनों ही लेस इलास्टिक हैं। हमने ये दोनों केसेस एक सिनारियो में, सिमिलर सिनारियो में डिस्कस किए, दोनों ही मोर इलास्टिक बिहेवियर डिमांड एंड सप्लाई का, या फिर डिमांड एंड सप्लाई दोनों का ही लेस इलास्टिक बिहेवियर। ओके, अब ये जो हम कॉबवेब का मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके लिए नोट कर लें कि इसमें हम रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक में हम ये करेंगे कि सप्लाई को लेस इलास्टिक ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली, यानी सप्लाई देखें हमने बहुत ज्यादा स्टीप ड्रॉ कर दी है, कंपैरेटिवली डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी, यानी हम डिमांड को बहुत ज्यादा ना भी करें तो हम कह देंगे कंपैरेटिवली सप्लाई के मुकाबले में डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है, या रिवर्स वर्डिंग कि सप्लाई इज लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू द डिमांड, डिमांड के मुकाबले में लेस, यानी इस प्रोडक्ट की सप्लाई फर्ज करें 0.7 है, लेस देन 1, लेकिन डिमांड जो है वो 1.2, 1.3, 1.5 एक से ग्रेटर है, तो यानी ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी डिमांड कंज्यूमर साइड जो है वो मोर इलास्टिक बिहेव करती है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है इसका वो लेस इलास्टिकली बिहेव कर रहा है। और रिवर्स पॉसिबिलिटी हम करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी डिमांड तो चले यूनिट इलास्टिक के आसपास ही है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा जो है वो इलास्टिक है। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों केसेस में आप नोट कर लें कि हम सप्लाई को या तो इतना लेस इलास्टिक कर देंगे कि वो डिमांड के मुकाबले में लेस इलास्टिक हो जाए, या हम सप्लाई को ही
इतना मोर इलास्टिक कर देंगे कि वो डिमांड के मुकाबले में मोर हो जाए। यानी हम डिमांड को तकरीबन यूनिट इलास्टिक फर्ज कर लेंगे और हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को फोकस करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि प्रोड्यूसर लेस इलास्टिकली बिहेव करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि प्रोड्यूसर मोर इलास्टिकली बिहेव करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इसमें भी नोट कर लें कि इसका एक क्वेश्चन, वैसे तो ये 2 डायग्राम्स हैं, लेकिन इसकी एक डायग्राम या आधा क्वेश्चन जो है वो भी बाज औकात 8 से 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि इसमें जरा डिस्कशंस ज्यादा डिटेल हैं, ग्राफ भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए बाज औकात जो है वो इसकी वेटेज 8 नंबर, 9 नंबर, इवन 10 नंबर पर भी एक ही ग्राफ की भी चली जाती है। ओके जी, देन दोबारा हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। कॉबवेब इफेक्ट या कॉबवेब मॉडल इसे कह दिया जाता है कि कॉबवेब इफेक्ट एक्सप्लेन कर दें, कॉबवेब मॉडल एक्सप्लेन कर दें। इसके अलावा जो 2-3 वर्डिंग क्वेश्चन की आती हैं वो हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक में वो डिस्कशन आएगी, वो लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो उस लफ्ज की बुनियाद पे जो है वो फिर हम कहेंगे कि कॉबवेब मॉडल की जो 2 अप्रोचेज हैं उनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो यहाँ पे यूज की जा रही है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आइडिया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। द कॉबवेब मॉडल और कॉबवेब थ्योरी is an economic model that explain why prices might be subject to periodic fluctuations। देखें वर्ड क्या है, periodic fluctuation। कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस मार्केट में पीरियोडिकली फ्लक्चुएट क्यों करती हैं, यानी पूरे साल में आपको नजर आएगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इस प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपए किलो है, लेकिन मई, जून, जुलाई में अचानक 100 रुपए किलो पे पहुंच गई है, 200 रुपए किलो पे पहुंच गई है, फिर दोबारा मई, जून जो है वो मार्च, अप्रैल या जनवरी, फरवरी आता है, दोबारा 50 रुपए पर केजी पे। तो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, पीरियोडिकली क्यों ये फ्लक्चुएट करती हैं, सबसे मेन पॉइंट जो है वो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ खास किस्म की प्रोडक्ट्स, ज्यादातर इसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही हैं, अदर टाइप पे ये एग्जांपल जरा कम जो है वो आप कह लें एप्लीकेबल है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पीरियोडिकली ही फ्लक्चुएट करती हैं। इवन आप कॉमनली मार्केट जाएं, कोई वेजिटेबल खरीदें, आपको सीजनल इंपैक्ट उसमें नजर आएगा। फलां सीजन में क्रॉप मार्केट में आती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, आउट ऑफ सीजन में प्राइस बढ़ जाती है, फिर इसी तरह से फ्लक्चुएट करती है। एक तो ये फ्लक्चुएशन है कि इन सीजन और आउट सीजन प्राइस चेंज हो रही है। फिर एक इस तरह का भी चेंज है कि फर्ज करें एक फसल हर साल दिसंबर में मार्केट में आती है, लेकिन इस साल दिसंबर में वो फसल मार्केट में आती है तो 50 रुपए किलो बिक रही है, अगले साल दिसंबर में वही फसल 20 रुपए किलो बिक रही है, उससे अगले साल दिसंबर में शायद वो 100 रुपए किलो बिक रही हो। इसको भी हम पीरियोडिक फ्लक्चुएशन कह देते हैं। यानी लाजमी सिर्फ सीजन इन आउट का तो इंपैक्ट हमेशा पता ही है कि जब भी सीजन आउट होगा प्राइस ने बढ़ना है, लेकिन अगर हम सीजन को इग्नोर भी कर दें और हम पीरियोडिकली देखना चाहें कि हर साल दिसंबर में जब ये फसल मार्केट में कट के आती है हार्वेस्ट होके, तो इसका हर साल दिसंबर में क्या रेट है, अगर हम उसको भी चेक करें तो उसमें भी पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है, हर साल रेट वही नहीं रहता जो एक दफा है। तो ये क्यों होता है, उसकी रीजन क्या है, इसको हम इन डिटेल जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। Okay, then the cobweb model is based on a time lag between supply and demand decisions। बेसिकली जो cobweb मॉडल है उसमें हमें नजर ये आता है कि सप्लाई एंड डिमांड डिसीजन में एक टाइम का गैप है, टाइम लैग है, या इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं agriculture markets are context where the cobweb model might apply since there is a lag or gap between planting and harvesting। हर वो प्रोडक्ट जिसका स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम कुछ और है और वो प्रोडक्ट कुछ अरसे के बाद फाइनली तैयार होनी है, यानी उसको लॉन्गर पीरियड चाहिए, उन तमाम प्रोडक्ट पे ये मॉडल अप्लाई हो सकता है। फिर साफ ज़ाहिर है ज्यादातर तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही आएगी कि उसकी फसल आपने लगाई है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ क्रॉप्स का 8 महीने का भी टाइम है, शुगर केन वगैरह का। तो लेकिन ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिसमें डिसीजन ऑफ प्लांटिंग एक टाइम पे होना है, फार्मर ने फसल लगा ली 10 एकड़ पे या 2 एकड़ पे, फिर वो 4 महीने 6 महीने उसका प्रोडक्शन टाइम है, उस टाइम में वो मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, फिर उसका एक हार्वेस्टिंग टाइम है, अगले साल फिर वही रिपीट होगा। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर ये मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है, जिसमें टाइम गैप हो, प्रोडक्शन टाइम यानी फाइनल मार्केट में पहुंचने का टाइम और प्लांटिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम कुछ और है।
It describes cyclical supply and demand in a market where the amount produced are assumed to be based on observation of previous prices. अब देखिए इसमें सिनारियो क्या बनेगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को कोट करते चले जाते हैं। फर्ज करें पाकिस्तान में पोटैटो की क्रॉप जो है वो जून या जुलाई में कल्टीवेट की जाती है, दिसंबर में या दिसंबर के एंड पे नॉर्मली हार्वेस्ट होती है, पोटैटो मार्केट में आ जाता है यकम दिसंबर से, कुछ इलाकों में सिंध से, फिर इसी तरह पंजाब केपी के, वही ट्रेंड है जो नॉर्मली क्रॉप का है। अब इसमें हम देखना ये चाहते हैं या इसमें हम अंडरस्टैंड ये करना चाहते हैं कि जब फार्मर फसल लगा रहा होता है, फर्ज करें अगस्त में या सितंबर में, तो वो किस बुनियाद पे फैसला करता है कि मैं इस साल कितने एकड़ पे फसल लगाऊं। फर्ज करें फार्मर के पास 20 एकड़ जमीन है, इस साल वो कितने एकड़ पे पोटैटो लगाएगा, इसका फैसला वो पिछले साल के दिसंबर की कीमत पे करता है कि पिछले साल दिसंबर में जब मैंने फसल मार्केट में सप्लाई की थी तो मुझे पोटैटो से इतना पैसे मिल गए थे, 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो पे बिक गया था। वो उस प्राइस को जेहन में रख के फैसला करता है कि इस साल आप कल्टीवेशन का टाइम आ गया है, मैंने अगस्त में या जुलाई के एंड पे मैंने फसल लगानी है। अगर उसे पिछले साल अच्छी प्राइस मिली थी वो इनकरेज होता है, इस साल 2 की बजाय 4 एकड़ पे फसल लगा लेता है, 5 पे लगा लेता है, 6 पे। ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो 2 एकड़ से अचानक 10 एकड़ पे जाता है या 2 एकड़ से 3 एकड़ पे कितनी फसल बढ़ाता है या कितनी कम करता है, ये एक अलग सिनारियो है। लेकिन पिछले साल प्रीवियस ईयर की प्राइस ने फार्मर का माइंडसेट बनाना है इस साल की फसल के लिए। ओके, यानी इस साल वो जुलाई या अगस्त में फसल लगा लेगा, दिसंबर में मार्केट में लाएगा, मार्केट में कोई ना कोई प्राइस सेट हो जाएगी, फिर इस साल की प्राइस अगले साल के कल्टीवेशन के टाइम पे उसका माइंडसेट बनाएगी कि आपने कितनी फसल लगानी है। अब ये जो सिचुएशन है इसकी बुनियाद पे हम सारी डिस्कशन जो है वो करेंगे। लास्ट लाइन, उसके बाद फिर हम ग्राफ की डिस्कशन पे जाते हैं। When we say market equilibrium is established, then it does not necessarily mean that it happens spontaneously. जब हम नॉर्मली कहते हैं ना जी मार्केट इक्विलिब्रियम है, या जैसे हमने अब तक की एग्जांपल्स में किया कि फलां प्रोडक्ट 20 रुपए पे बिक रही है जी, प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ गई है, डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल कर गए हैं, तो जब हम कहते हैं कि मार्केट में फलां प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम सेट हो गया है या फलां प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल प्राइस पे आ गई है, तो आम प्रोडक्ट्स के लिए तो ये होता है कि मार्केट में प्राइस स्टेबल है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होती कि एक सीजन में स्टेबल हो जाए। बाज़ का 2 3 4 5 सीजन गुजर जाते हैं फिर जाके कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम आप कह लें चेंजेबल कॉन्सेप्ट है, हर साल इक्विलिब्रियम डिफरेंट हो सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल की कि पोटैटो की फसल हर साल दिसंबर में ही आनी है, इस साल इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, अगले साल इक्विलिब्रियम प्राइस में भी 20 पे आ जाए, उससे अगले साल इक्विलिब्रियम प्राइस में भी दोबारा 70 या 100 पे चली जाए। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे, कि फ्लक्चुएशन बढ़ती ही चली जाएगी, हर साल का इक्विलिब्रियम पिछले साल के इक्विलिब्रियम से कहीं दूर चला जाएगा, और कुछ सिचुएशन में हमें नजर आएगा कि इक्विलिब्रियम आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जा रहा है और फिर एक स्टेबल प्राइस सेट हो जाती है, फिर हर साल वही प्राइस रहेगी उस प्रोडक्ट की। तो अभी हम देखते हैं कि ये रीजन क्यों है और उसकी लॉजिक या सेंस क्या बनती है। ओके, देन फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखें, ऊपर हेडिंग नोट कर लें जो हमने वर्डिंग यूज की थी, सप्लाई इज लेस इलास्टिक देन डिमांड। डिमांड तो मैंने आपको कहा हमने लेट अज्यूम यूनिट इलास्टिक डिमांड ड्रॉ कर लेनी है। डिमांड हमने ना बहुत ज्यादा फ्लैट ड्रॉ की ना स्टीप, डिमांड को हम कह रहे हैं जी यूनिट इलास्टिक है। डिमांड का असल में इसमें रोल नहीं है, सप्लाई बिहेवियर पे हम बात करेंगे। दूसरी साइड पे फार्मर है जिसने सप्लाई शो करनी है। अब देखिए फार्मर के लेस इलास्टिक का मतलब क्या है सप्लाई बिहेवियर का। अगर फार्मर को पिछले साल अच्छी प्राइस मिली थी, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंटली नोट कर लें, सारा कॉन्सेप्ट इस वर्डिंग पे है। अगर फार्मर को पिछले साल अच्छी प्राइस मिल गई थी अपनी फसल की, तो फार्मर कहता है ठीक है, मैंने पिछले साल 5 एकड़ पे फसल लगाई थी, मुझे अच्छी प्राइस मिली है, तो ठीक है इस साल मैं ज्यादा फसल लगाता हूं, चलें 6 एकड़ पे फसल कर लेता हूं, थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूं। या मुझे पिछले साल अच्छी प्राइस नहीं मिली थी, मैंने 5 एकड़ पे फसल लगाई थी, तो चलो मैं कम करके 4 एकड़ पे कर लेता हूं। यानी प्राइस ज्यादा होने पे फार्मर क्रॉप को इंक्रीज भी करता है, प्राइस कम होने पे फार्मर जो है वो क्रॉप को डिक्रीज भी करता है प्राइस कम होने पे, लेकिन बेतहाशा या आप कह लें हाईली इलास्टिकली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्राइस अच्छी मिल गई है तो वो थोड़ी बहुत सप्लाई बढ़ाता भी है,
प्राइस अच्छी नहीं मिली, डिस्करेज होकर थोड़ी सी की फसल कम भी कर लेता है, लेकिन दोनों सूरतों में उसका जो बिहेवियर है वो हमने कहा है लेस इलास्टिक सप्लाई का है। यानी सप्लाई या फार्मर रिस्पॉन्ड तो करेगा अच्छी और बुरी प्राइस को, लेकिन बेतहाशा या इलॉजिकली, या इकोनॉमिक्स के वर्ड में हम कहते हैं इररेशनली बिहेव नहीं करेगा, रैशनल बिहेवियर होगा उसका। ओके, अब रैशनल बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई लाइन हम पॉजिटिवली ड्रॉ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लें तो ये सप्लाई की लाइन डिमांड से लेस इलास्टिक है। आप इससे थोड़ी सी ज्यादा लेस इलास्टिक ड्रॉ कर लें तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि विजिबली अब मैं ये सप्लाई लाइन ब्लू वाली जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये मैं एक सेकंड रिमूव भी कर दूं, यानी आपने ये सप्लाई लाइन थोड़ी सी और स्टीप कर लिया तो ये ज्यादा अच्छा है, आपका ग्राफ इससे ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। यानी क्लियरली नजर आ रहा हो कि सप्लाई लेस इलास्टिक है, डिमांड कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आपका ग्राफ एक्यूरेटली बनेगा। और अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन बिटवीन, अब ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, इसमें ना डिमांड का प्रॉपरली पता चल रहा है कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक है सप्लाई, तो ये फिर आपका ग्राफ गलत बनेगा। या तो आप उलट केस बना जाएंगे दूसरे वाला, या फिर आपके लिए जो है वो क्लैरिटी नहीं आ सकेगी। तो इस चीज को आपने जो है वो माइंड में रखना है। ओके, देन अगर आपने लेस इलास्टिक सप्लाई लाइन ड्रॉ की है तो इसमें देखिए, अंडरस्टैंड करें, हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले साल फार्मर को अपनी फसल की प्राइस मिल गई थी 50 रुपए पर किलो, 50 रुपी पर केजी, और फार्मर की एक्सपेक्टेशन इक्विलिब्रियम प्राइस की थी 40 रुपीज। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस की एक्सपेक्टेशन फार्मर की थी 40 रुपए, कि जब मैं फसल, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2020 का दिसंबर। ओके, अब दिसंबर 2020, ये अभी जो आप कह लें एक महीना पहले गुजरा, फसल मार्केट में आ गई। एक्सपेक्टेशन थी फार्मर की कि 40 रुपए मुझे प्राइस मिलेगी, लेकिन प्राइस उसको 50 रुपए मार्केट से अच्छी मिल गई डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म की वजह से। तो नेक्स्ट ईयर, यानी अब ये 2021 शुरू हो गया है, पिछली फसल तो उसने सारी सप्लाई कर दी, जनवरी गुजर गया, कटाई हो गई, सब कुछ ओके है। अब फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2021 में पहुंच के उसने फैसला करना है कि मैं कितने एकड़ पे फसल लगाऊं। प्राइस उसके जहन में है कि मुझे P1 प्राइस 50 रुपए मिली है पिछले साल, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर थी, कुछ बेहतर थी या ज्यादा बेहतर थी। अब अगले साल फार्मर डिसाइड क्या करता है कि जो उसने लास्ट ईयर प्राइस आउटपुट सप्लाई प्रोड्यूस की थी, वो उससे ज्यादा आउटपुट मार्केट में सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैंने पिछले साल चले 5 एकड़ पे फसल लगाई थी, इस साल कीमत अच्छी मिल जाती है, वो इनकरेज होता है, वो कहता है मैं 6 एकड़ पे फसल लगा लेता हूं, जरा ज्यादा फसल होगी, कीमत अच्छी मिलेगी, वेल एंड गुड। अब 2021 के अगस्त में या जुलाई में जब फसल लगाने का टाइम है, फार्मर ने फैसला किया कि मैं ज्यादा फसल लगाऊंगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन 50 रुपए के रेट पे कंपैरेटिवली मार्केट में डिमांड कम है। यानी अगर हम सप्लाई एंड डिमांड 2021 के दिसंबर में जाके देखें तो 2021 में सप्लाई इन दी मार्केट Q2 होगी। फॉर एग्जांपल मैं नंबर यूज कर लेता हूं, 60,000 टन पोटैटो मार्केट में अवेलेबल होगा। प्रोड्यूसर्स ने इनकरेज होके फार्मर्स ने 60,000 टन फसल लगाई थी, मार्केट में आ गई, लेकिन 50 रुपए के रेट पे मार्केट में फॉर एग्जांपल डिमांड है 40,000 टन की या 50,000 टन की। अब इस सिचुएशन में मार्केट में जो है वो सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ये जो सरप्लस है 20,000 टन, 15,000 टन फालतू फसल है, ये प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेगा। साफ जाहिर है 2021 के दिसंबर में मार्केट में फसल बेतहाशा आ गई है, लेकिन जो स्टार्टिंग रेट है उस पर इतनी डिमांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इतना बेतहाशा पोटैटो मार्केट में आने की वजह से इसका प्राइस लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। और प्राइस लेवल जो है वो कम होते होते, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 35 रुपए पर केजी पे आके रुकता है। यानी कि फार्मर ने 50 रुपए पर केजी के हिसाब से इस एक्सपेक्टेशन P1 प्राइस पे फसल लगाई थी, लेकिन P1 प्राइस पे मार्केट में टोटल सप्लाई ज्यादा हो गई, टोटल डिमांड मार्केट में कम है, उस प्रोडक्ट का मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो गया, और उस सरप्लस ने 2021 के दिसंबर में एक्चुअली फसल की कीमत जब मार्केट पहुंची तो वो तो 35 रुपए किलो पे बिक रही है। ओके, फार्मर ने फसल बेची 2021 के दिसंबर में 35 रुपए किलो के हिसाब से, वेल एंड गुड।
अब 2022 के जुलाई में, नेक्स्ट ईयर 2022 के जुलाई में फार्मर ने फिर फसल लगानी है। अब उसके ज़हन में है 2021 वाली प्राइस 35 रुपए, कि मुझे तो 2021 के दिसंबर में जो है वो 35 रुपए मिले हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन तो वही है कि चलें कम से कम 40 रुपए तो मुझे मिले, 40 से भी कम मिले मुझे 5 रुपए, तो मैं इस साल फसल कम कर देता हूं। मैं 5 एकड़ पे फसल नहीं लगाता, मैं 4 पे लगा लेता हूं। अच्छी, इतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से कॉस्ट पूरी होती है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, तो व्हाई नॉट, ठीक है मैं कम फसल कर देता हूं। अब इस नतीजे पे रिजल्ट क्या निकलता है, फार्मर 6 एकड़ से कम होके 4 एकड़ पे फसल ले आता है। यानी 2022 में दिसंबर में जब फसल मार्केट में आएगी तो एक्चुअल क्वांटिटी जो मार्केट में सप्लाई होगी वो होगी Q3, यानी 60,000 टन के मुकाबले में मार्केट में फसल जो है वो सप्लाई हुई है 50,000 टन। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड इस रेट पे 35 रुपए किलो, तो बहुत सस्ता पोटैटो का रेट है। मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। डिमांड इंक्रीज करके मार्केट में 2022 में 35 रुपए पे पहुंच जाती है 60,000 टन पे। पोटैटो का रेट कम है, स्टार्टिंग रेट, डिमांड ज्यादा है। फार्मर्स ने फसल कम लगाई थी, फसल तो सिर्फ 50,000 टन तैयार हुई है, डिमांड इस रेट पे 60,000 टन है। तो 2022 में नतीजा क्या निकलेगा, इस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और ये शॉर्टेज 2022 में प्राइस को अपवर्ड पुश करना शुरू कर देगी। और फर्ज करें 2022 में फाइनली जो प्रोडक्ट का क्लोजिंग रेट आया है वो फॉर एग्जांपल आया है 45 रुपीस, 45 रुपए पे आ गया 2022 में। ओके, नेक्स्ट अगेन 2023 में फार्मर ने फसल लगानी है। 2023 में वो देखेगा कि ठीक है 40 रुपए मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मुझे उससे थोड़ी सी बेहतर प्राइस मिल गई, चलें मैं फसल 4 एकड़ पे जो 50,000 टन पैदा होती है मैं उतनी फसल नहीं लगाता, मैं 4.5 एकड़ कर लेता हूं, 5 एकड़ थोड़ा सा इंक्रीज करके 5 एकड़ पे चला जाता हूं। अब इस सिचुएशन में अगेन डिसीजन होगा 2023 में, अगेन प्रोडक्शन आएगी मार्केट में, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई Q3 से इंक्रीज होके Q4 पे चली गई, लेकिन डिमांड Q2 से कम होके Q3 पे आ गई। मार्केट में स्टिल सरप्लस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये सरप्लस पहले सरप्लस से बहुत थोड़ा है। पहला सरप्लस था 60,000 टन प्रोडक्शन, 40,000 टन डिमांड। अब सरप्लस है फॉर एग्जांपल 55,000 टन जो है वो मार्केट में सप्लाई है और फॉर एग्जांपल 50,000 टन मार्केट में डिमांड है। तो पहला सरप्लस था 20,000 टन का, दूसरी दफा भी सरप्लस तो क्रिएट हुआ है 2 साल के बाद जाके तीसरे साइकिल पे, लेकिन इस दफा सरप्लस रह गया है सिर्फ 5,000 टन का। अब ये जो पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोडक्ट की जो फ्लक्चुएशंस हैं, इस प्रोडक्ट की जो फ्लक्चुएशंस हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही हैं। पहले सरप्लस के मुकाबले में दूसरा सरप्लस कम है, पहली शॉर्टेज के मुकाबले में जो अगली शॉर्टेज बनेगी वो शॉर्टेज कम होगी। यानी हर साइकिल के बाद अगर मार्केट में सरप्लस आता है तो वो भी पहले से कम हो जाता है, शॉर्टेज आती है तो वो भी पहले से कम। अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की एक स्टेबल प्राइस मार्केट में सेट हो जाएगी। वो 3 साइकिल के बाद हो, 4 के बाद हो, 5 के या 6 के, इट डजंट मैटर, लेकिन मार्केट में एक ऐसा स्टेबल प्राइस लेवल सेट हो जाएगा जिस पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो आमतौर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर साल एक खास क्वांटिटी मार्केट में आया करेगी, डिमांड एंड सप्लाई से उसकी एक स्टेबल 40, 42, 45 रुपए प्राइस सेट हो जाया करेगी। तो इस मॉडल को या इस बिहेवियर को, जिसमें हमने कहा सप्लाई इज लेस इलास्टिक, इस लेस इलास्टिक सप्लाई की वजह से आहिस्ता आहिस्ता प्राइस स्टेबल हो जाएगी। इसलिए क्योंकि इसमें स्टेबल हो जाएगी प्राइस, इस मॉडल को स्टेबल मॉडल या दूसरे लफ्जों में कन्वर्जेंट मॉडल भी कहा जाता है, कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी टुवर्ड इक्विलिब्रियम, डिस्टरबेंस पहले से कम होती चली जाएगी। जी, यहाँ पे ब्रेक जो है वो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे तो वो बताएं। कोई चीज इसमें पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम 5 मिनट की रीडिंग ब्रेक कर लेते हैं,
आप जो टॉपिक बुक से अच्छे तरीके से पढ़ भी लें और उसके बाद फिर हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई चीज इसमें पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। ओके जी, देन 5-7 मिनट की जो है वो हम ब्रेक कर लेते हैं। ये दोनों टॉपिक बचे, बफर स्टॉक स्कीम वाला भी, उसके डिसएडवांटेजेस भी, और ये जो हमने कॉबवेब मॉडल का जो है वो किया है पहला हिस्सा, इसको भी अच्छे तरीके से रीड कर लें। इसमें कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो फिर हम ये रीडिंग टाइम के बाद करते हैं। 5 मिनट की ब्रेक कर लें, इनको रीड कर लें अच्छी तरह से। इनकी डिस्कशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ वर्डिंग इस तरह की है, डायग्राम भी आपके सामने है। तो रीडिंग के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले हम वो क्लियर करेंगे, फिर इसकी जो दूसरी चैप्टर की लास्ट डायग्राम है फिर हम वो करते हैं।
ओके जी, देन नेक्स्ट टॉपिक या रिमेनिंग ग्राफ करने से पहले इस लेक्चर का कोई आपका क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस की है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके, कोई भी बुक की वर्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड डायग्राम पे चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ओके जी, देन नंबर 1 क्विकली इसको हम रिवाइज करते हैं ताकि जो सेकंड डिस्कशन है वो बिल्कुल इसका रिवर्स हम करेंगे, तो उसके लिए आपको आइडिया हो जाए। नंबर 1 देखिए, हमने बात शुरू कहाँ से की है। सबसे पहली चीज जिस पे ये पूरी डायग्राम बेस कर रही है वो है फार्मर का या प्रोड्यूसर का बिहेवियर, कि फार्मर जो है वो पिछले साल की प्राइस को लेकर, देखिए ये क्लियर है, फार्मर लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करेगा, यानी उसे अच्छी प्राइस नजर आएगी तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, कम प्राइस नजर आएगी एक्सपेक्टेशन से तो वो कम सप्लाई करेगा, तो बिहेवियर तो उसका पॉजिटिवली स्लोप्ड ही रहना है। लेकिन दो चांसेस हैं, या वो लेस इलास्टिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी अच्छी प्राइस पे प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्लाइड से इंक्रीज कर देता है, फिर बुरी प्राइस पे प्रोडक्शन कम करता है तो स्लाइड से कम करता है, यानी हर दफा स्लाइड चेंज आ रहा है और अल्टीमेटली मॉडल कन्वर्जेंस की तरफ चला जाता है, स्टेबल हो जाता है। साफ जाहिर है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो वो भी एक रीजनेबल हद तक बढ़ाते हैं, जब आप प्रोडक्शन कम करते हैं तो वो भी एक रीजनेबल हद तक है, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी आनी है ना, फ्लक्चुएशन कम से कम होती जाएंगी, जो मार्केट में फालतू सरप्लस या शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी वो कम से कम होती जाएंगी। तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो सप्लाई साइड पे, सप्लाई के लेस इलास्टिक होने पे है, तो इस वजह से हम डिमांड नॉर्मल या यूनिट इलास्टिक ड्रॉ कर लेते हैं, ना स्टीप है ना फ्लैट है। सप्लाई को अलबत्ता हम जो है वो स्टीप कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप इससे थोड़ी सी ज्यादा स्टीप लाइन भी ड्रॉ कर लें और ज्यादा इसको स्टीप कर लें, वर्टिकल एंगल पे ले जाएं, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगी और ज्यादा अच्छा ग्राफ बन जाएगा आपका। ओके, नंबर 1 तो सप्लाई लेस इलास्टिक है। अब प्रोड्यूसर जो है वो पिछले साल की P1 प्राइस की एक्सपेक्टेशन में इस साल कल्टीवेशन कर रहा है, फसल लगा रहा है। अब पिछले साल क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन से अच्छी प्राइस थी, तो वो इस साल जो फसल लगाता है वो मार्केट में जब आती है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि रेट जरा ज्यादा है इक्विलिब्रियम से, तो डिमांड श्रिंक हो गई है, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट होना कहा था, सप्लाई एक्सटेंडेड नजर आ रही है। मार्केट में प्रोडक्ट की फालतू क्वांटिटी जिसे हम सरप्लस कहते हैं वो है। अब सरप्लस साफ ज़ाहिर है प्राइसेस को डाउन ले जाएगा। अगर ये कोई स्टोरेबल प्रोडक्ट होता, मैन्युफैक्चर्ड गुड होता कि उठाओ इन्वेंट्री में रख दो, तो फिर तो आसान था, प्राइस इसकी आहिस्ता आहिस्ता इस इक्विलिब्रियम पे आके रुक जानी थी, जैसे हमने नॉर्मल गुड्स में कहा। लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फार्मर बेचारा तो फसल उतार के नहीं रख सकता कि वो 2 महीने या 4 महीने रख के बैठ जाए, उसने तो प्रोडक्ट मार्केट में ले आना है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब सरप्लस क्वांटिटी मार्केट में आती है तो फसल का रेट जो है वो एक्चुअली जब वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचती है तो P2 पे आ गिरता है, यानी पिछले साल प्राइस 50 रुपए थी, वो 50 से कम हो गए 40 पर भी नहीं रुकी, वो उससे मजीद कम हो गए, लेट अस अज्यूम 35 पे आके रुकी है, क्योंकि मार्केट में सरप्लस बहुत ज्यादा था। ओके, उससे अगले साल उसके माइंड में साफ जाहिर है प्रीवियस प्राइस तो अब P2 है कि 35 रुपए मिले हैं मुझे, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बिलो है, वो कहता है थोड़ी फसल कम कर देते हैं इस साल, ये इतनी है, मैं कोई और फसल बाकी 6 एकड़ 8 एकड़ पे लगा लेता हूं, ये फसल 1.5 एकड़ 2 एकड़ कम कर लेते हैं। अब इस सिचुएशन में जब ऑल ओवर द कंट्री या प्रोविंस फार्मर इस तरह रिस्पॉन्ड करता है तो देखिए सप्लाई कम हो जाएगी, Q2 से कम होकर सप्लाई हमारे पास जो है वो Q3 पे आ गई है, और दूसरी तरफ डिमांड, क्योंकि प्राइस लेवल बहुत कम है तो कंज्यूमर तो आसानी से खरीद सकता है फसल, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होके Q2 पे चली गई है। अब Q2 और Q3 में जो गैप है ये शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है, या शो कर रहा है कि मार्केट में 35 रुपए की प्राइस पे नेक्स्ट ईयर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, यानी मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। अब ये शॉर्टेज प्राइस को अपवर्ड पुश करेगी, और इन रियलिटी जो प्राइस मार्केट में थर्ड साइकिल में हमें नजर आएगी वो शायद प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन से 2 4 5 रुपए ऊपर हो, यानी 40 की बजाय उसे 45 रुपए मार्केट से मिल जाते हैं, 42 43 रुपए। अब इस सिचुएशन में अगेन अगले साल फार्मर इनकरेज होता है तो वो सप्लाई देखें, अगेन ये नोट कर लें, प्रीवियस ईयर में सप्लाई उसने क्रिएट की थी मार्केट में Q3 से सप्लाई स्लाइटली एक्सटेंड हो रही है, उसने बेतहाशा एक्सटेंड करके दोबारा प्रीवियस लेवल या इससे भी कहीं ऊपर नहीं ले गया,
उसने कहा अच्छा 4 एकड़ थी, चलो 4.5 एकड़ पे लगा लेते हैं, या स्लाइडली 5 पे कर लेते हैं। यानी वो ये नहीं कर रहा कि 4 एकड़ पे थी तो इस साल हम 8 एकड़ पे ना फसल लगा लें, 10 पे ना लगा दें, बल्कि इवन अभी मैं दूसरी एग्जाम्पल करूंगा, उसमें ये सिनारियो भी होता है कि फार्मर अपनी फसल तो लगाता ही है, जो 10 एकड़ उसकी अपनी जमीन है, वो जमीन ठेके पे लेके उस पर भी लगा रहा है कि बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है जी, लगा दो इस साल, उसका फिर नतीजा रिवर्स निकलता है। तो ये सिचुएशन तो है हमारे पास कन्वर्जेंट मॉडल में। अच्छा, अब यहां पे 3 वर्ड नोट कर लें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आते हैं। पहली तो वर्डिंग बिल्कुल यही है कि वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन कॉबवेब मॉडल इफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक। ठीक है, वो डायरेक्टली इसी वर्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है। बाज औकात वो इसकी जगह सप्लाई का वर्ड यूज नहीं करता, वो कहता है एक्सप्लेन कॉबवेब मॉडल एज पर कन्वर्जेंट मॉडल या एज पर स्टेबल मॉडल। कॉबवेब थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें स्टेबल प्राइस बिहेवियर के लिए या कन्वर्जेंट प्राइस बिहेवियर के लिए। तो इसके लिए 3 वर्डिंग्स हैं, कन्वर्जेंट है, स्टेबल प्राइसिंग है, या फिर लेस इलास्टिक सप्लाई है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टोटल रिवर्स बिहेवियर कि फार्मर इरेशनली बिहेव कर रहा है। यानी अगेन फार्मर का बिहेवियर तो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, लेकिन हम सप्लाई लाइन को काफी ज्यादा फ्लैट ड्रॉ कर रहे हैं। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट ड्रॉ करेंगे तो ये और भी अच्छी बात है। इस ग्राफ में जितनी फ्लैटनेस ज्यादा होगी उतना ग्राफ एक्यूरेटली बनेगा। ओके, अब फ्लैट बिहेवियर का दरअसल मतलब क्या है? प्रोड्यूसर इज मोर इलास्टिक। यानी अगर पिछले साल उसे अच्छी प्राइस मिल गई थी तो वो इतना इनकरेज होता है कि वो अपने 10 एकड़ पे तो फसल लगाता ही है, वो इधर उधर से पकड़ के 2-4 एकड़ पे और पे फसल लगा देता है। ठेके पे ले ली जमीन, इसमें तो मुनाफा ही बहुत है, अपनी फसल पे भी सारी पे जमीन पे लगा दो, दूसरे पे भी लेके लगा दो, बेतहाशा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। या वो अगर पिछले साल से डिस्करेज होता है, वो कहता है जो ठेके पे जमीन ली थी वो भी नहीं लेनी, अपनी जमीन पे भी ये फसल नहीं लगानी, इस साल छोड़ ही दो, बिल्कुल लगानी नहीं है, या इतनी कम कर दो कि 10 एकड़ से अचानक 2 एकड़ पे ले आओ क्रॉप। अब ये जो दोनों तरह का रिस्पॉन्स है कि पिछले साल की अच्छी प्राइस से बेतहाशा सप्लाई को बढ़ा देना या पिछले साल की मिलने वाली बुरी प्राइस से बेतहाशा सप्लाई को कम कर देना, इसी को हम कहते हैं मोर इलास्टिक बिहेवियर, कि फार्मर प्राइस को टू मच रिस्पॉन्ड कर रहा है, टू मच रिस्पॉन्स एज इन रिस्पॉन्स टू दी प्राइस चेंजेस। ओके, अब देखें सिर्फ सप्लाई लाइन की स्लोप चेंज हुई है, बाकी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे। मसलन फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हम बिल्कुल वैसा ही ले रहे हैं, पिछले साल की प्राइस अच्छी थी, फार्मर इनकरेज होता है, लेकिन यहां पे हमने कहा कि फार्मर मोर इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करेगा। फार्मर 4 एकड़ से फसल 6 पे नहीं लेके जाता, वो 8 पे 10 पे ले जाता है, बेतहाशा डबल ज्यादा इंक्रीज कर देता है, कल्टीवेशन ज्यादा एरिया पे करता है। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि मार्केट में जो सरप्लस है वो पिछले सरप्लस के मुकाबले में कहीं ज्यादा क्रिएट हो जाता है। अगर पिछली डायग्राम में हमने इसको 20,000 का सरप्लस कहा था, इस साल शायद 25,000 या 30,000 टन का सरप्लस क्रिएट हो जाए। अब ये जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा सरप्लस है मार्केट में, इसकी वजह से प्राइस लेवल बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछली डायग्राम में सरप्लस है तो प्राइस लेवल ने तो गिरना ही है, लेकिन पिछली डायग्राम में प्राइस लेवल जो है वो गिर के 35 रुपए पे आकर रुका था, इस साल प्राइस लेवल शायद मार्केट में 20 रुपए पे आकर रुके। सरप्लस ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, तो वो इस प्रोडक्ट की जो स्टेबल प्राइस है उसको भी ज्यादा कम करेगा। अब अल्टीमेटली P2 जो है ये P1 से काफी बिलो है, या इन अदर वर्ड बहुत ज्यादा कम प्राइस फार्मर को मिली है, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा नीचे है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगले साल देखें, फार्मर ने प्रीवियस ईयर Q2 आउटपुट प्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको कीमत इतनी कम मिली है कि वो नेक्स्ट ईयर में अपना आउटपुट लेवल Q2 से कम करके फिर Q3 पे ले आता है। यानी अगर उसने 8 एकड़ पे फसल लगाई थी तो वो 8 से कम करके 6 या 5 पे नहीं आता, वो कहता है इस साल सिर्फ फिर 3 एकड़ पे ही फसल लगाएंगे हम, या 2 पे ही लगाएंगे, इस क्रॉप में तो नुकसान ही बहुत होता है, इसमें तो आप कह लें हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। तो वो इतना ज्यादा डिस्करेज होता है। अगेन बिहेवियर वही है, मोर इलास्टिक, कि प्राइस कम मिली है तो बेतहाशा सप्लाई कम कर दो। अब सप्लाई जो है जब Q2 से कम होके Q3 पे आती है, लेकिन मार्केट में डिमांड तो 20 रुपए पे या P2 पे बहुत ज्यादा है, यानी डिमांड एंड सप्लाई में गैप बहुत ज्यादा है, शॉर्टेज बेतहाशा क्रिएट हो गई है। मार्केट में फसल आई है सिर्फ फर्ज करें 10,000 टन और डिमांड है मार्केट में 50,000 टन, 40,000 टन इस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज हो गई है।
अब इतनी बेतहाशा शॉर्टेज का नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये तीसरा साल है या दूसरा साल है, तो दूसरे साल में इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फिर 10-20 रुपए नहीं बढ़ेगी। इतनी बेतहाशा शॉर्टेज इस प्रोडक्ट की प्राइस को तो ले जाएगी P1 से भी ऊपर। शायद तीसरे साल में ये फसल 100 रुपए केजी पे बिक रही हो, फसल ही किसी ने नहीं लगाई। पूरे पाकिस्तान में हजारों लाखों फार्मर्स हैं, सब ने ही आउटपुट रिड्यूस कर दिया। मार्केट में फसल बहुत थोड़ी है, Q3 डिमांड बेतहाशा है, शॉर्टेज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। इस शॉर्टेज ने प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और प्राइस तीसरे साल में 100 रुपए पर किलो पे चली गई। अब अगेन नेक्स्ट ईयर क्या होता है? फार्मर कहता है 100 रुपए पर किलो। अब देखें जरा, अंदाजा करें, जब प्राइस P1 थी तो उसका बिहेवियर ये था कि अपनी सारी जमीन पे ही फसल लगा दो और Q2 आउटपुट ले आओ। तो अगर 100 रुपए प्राइस है तो फार्मर तो तकरीबन आप कह लें पागल ही हो जाएगा कि पूरे गांव में जहां पर भी जमीन है वो सबको मशवरा देता फिर रहा है कि मैं तो लगा ही रहा हूं, तुम भी लगा दो, 100 रुपए किलो पे बिकेगी, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है। अब सिचुएशन क्या क्रिएट होगी कि नेक्स्ट ईयर आप देखें सिचुएशन अगेन, इतनी बेतहाशा प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी मार्केट में Q4 सप्लाई हो रही है, लेकिन 100 रुपए किलो पे डिमांड तो मार्केट में बहुत कम है। यानी अगले साल हमारे पास सरप्लस जो है वो प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर प्रीवियस ईयर में 30,000 टन का सरप्लस था तो अगले साल शायद 40,000 या 50,000 टन का सरप्लस हो। तो ये सरप्लस आप कह लें मार्केट में तो ऐसे हालात क्रिएट कर देगा कि पोटैटो या जिस एग्जाम प्रोडक्ट की भी हम बात कर रहे हैं वो तो आ जाएगा P4 यानी 5 रुपए किलो पे। और ये पाकिस्तान की रियल एग्जांपल है। 2017 या 18 में आप अगर आपकी फैमिली में कोई भी इस बिजनेस में है तो पोटैटो के बिजनेस में बिल्कुल यही हुआ था। मार्केट में जो विलेज एरिया मार्केट है, सब्जी मंडी नहीं, विलेज एरिया में 5 रुपए किलो प्राइस थी। फार्मर्स ने फसल जमीन से निकाली भी नहीं कि निकलवाने पे 6 रुपए या 7 रुपए कॉस्ट आ रही है, 5 रुपए पे बिकेगी। लगी हुई फसल को कटवा के उस पर हल चला के नई फसल लगा दी गई। इतने बुरे हालात हो गए थे और वो बिल्कुल इसी बिहेवियर की वजह से है कि फिर ये टू मच एक्स्ट्रा सरप्लस जो है ये प्रोडक्ट की प्राइस को ऐसे लेवल पे ले आएगा कि वो आप कह लें कि टू मच लो प्राइस लेवल होगा। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मॉडल। देखें इसमें प्राइसेस अवे से अवे ही मूव करती जाएंगी, फ्लक्चुएशन पहले से बढ़ती ही चली जाएगी, प्राइस ने स्टेबल नहीं होना। अब यहां पर एक तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डिंग नोट कर लें। मेन वर्डिंग तो वही है, एक्सप्लेन कॉबवेब मॉडल इफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड। कॉबवेब मॉडल एक्सप्लेन कर दें अगर सप्लाई बिहेवियर मोर इलास्टिक हो डिमांड के मुकाबले में। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करें, एक्सप्लेन कर दें। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, एक्सप्लेन डाइवर्जेंट मॉडल या एक्सप्लेन अनस्टेबल प्राइस बिहेवियर अंडर कॉबवेब मॉडल। देखिए ये वर्ड आपने याद इसलिए रखना है, देखिए अनस्टेबल बिहेवियर कॉर्न की एग्जांपल में भी है, लेकिन वहां पे वर्ड कॉबवेब नहीं आएगा। वहां पे या तो वो कॉर्न और मिल्क का वर्ड यूज करेगा। स्टेबल अनस्टेबल वहां भी प्राइस बिहेवियर है, मिल्क का स्टेबल है, कॉर्न का अनस्टेबल है, लेकिन वहां पे वो ना तो कॉबवेब का वर्ड यूज करेगा और ना ही क्रॉस इलास्टिसिटी देगा। क्रॉस का मतलब वहां पे वो कहेगा या तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही लेस इलास्टिक हैं या डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही मोर इलास्टिक है, क्योंकि वो सिमिलर बिहेवियर पे दो केस बने हुए हैं। यहां पर या तो वो कॉबवेब का वर्ड यूज करेगा, पहले भी प्रीवियस पेपर्स में भी उसने कॉबवेब का वर्ड यूज किया हुआ है, तो या तो कॉबवेब का वर्ड यूज हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉबवेब मॉडल है। अब कॉबवेब के अंदर वो अनस्टेबल बिहेवियर पूछ रहा है, डाइवर्जेंट पूछ रहा है, तो सेकंड केस है। कॉबवेब के अंदर वो कन्वर्जेंट या स्टेबल प्राइस बिहेवियर पूछ रहा है, तो पहला केस है। लेकिन अगर वो कॉबवेब का वर्ड यूज नहीं भी करता, वो कहता है सप्लाई इज मोर इलास्टिक, डिमांड इज लेस इलास्टिक, तो जब सप्लाई मोर है डिमांड लेस है, ऑपोजिट केस बना रहा है, तो ये पहले वाली प्राइस स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, ये कॉबवेब में ही है। या इसी तरह से वो कहते हैं सप्लाई लेस है डिमांड मोर है, यानी जब वो सप्लाई एंड डिमांड की इलास्टिसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है तो वो फिर कॉबवेब की डिस्कशन है। अगर वो सप्लाई एंड डिमांड की इलास्टिसिटी सेम डायरेक्शन में रखता है कि सप्लाई भी मोर इलास्टिक डिमांड भी मोर, तो देन मिल्क का केस, सप्लाई भी लेस डिमांड भी लेस, कॉर्न का केस। तो ये बच्चे क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें।
अक्सर स्टूडेंट की ये गलती हो जाती है कि वो वहां पे स्टेबल या अनस्टेबल प्राइस का वर्ड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उसके साथ कॉबवेब का वर्ड लिखा है या उसने मिल्क और कॉर्न का वर्ड लिखा है, बाज़ औक़ात वो नहीं पढ़ पाते, तो वो स्टेबल अनस्टेबल से जो उनके माइंड में आता है उसको वो ड्रॉ करके जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बच्चे आपने लाजमी जो है वो माइंड में रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किस किस्म की है। और वर्डिंग में जो तीन तीन पॉसिबिलिटीज हैं, पहले मॉडल के लिए लेस इलास्टिक सप्लाई, कन्वर्जेंट मॉडल, स्टेबल मॉडल, यानी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्चुएशन कम होती जाएंगी, स्टेबल हो जाएगी। और दूसरा हिस्सा कॉबवेब मॉडल का, इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक सप्लाई, या इसके लिए कहते हैं डाइवर्जेंट मॉडल, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस डाइवर्ज करती जाएगी। या फिर अनस्टेबल प्राइस बिहेवियर, यानी हर दफा प्राइस पहले से ज्यादा अवे जाएगी, यहां से P3 पे, P3 से फिर मजीद नीचे, फिर यहां से और ज्यादा ऊपर, यानी हर दफा प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो पहले से ग्रेटर होगी। सरप्लस है तो सरप्लस भी पहले से ज्यादा होगा, और नेक्स्ट अगर अगले साल की आप शॉर्टेज देखेंगे तो वो भी प्रीवियस ईयर की शॉर्टेज के मुकाबले में कहीं ज्यादा या कहीं बड़ी शॉर्टेज क्रिएट करेगा मार्केट में। ओके, अब इसकी फाइनल कंक्लूडिंग वर्डिंग जो है वो जरा अंडरस्टैंड कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर वन, इफ द सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड कर्व, अगर सप्लाई स्टीपर हो डिमांड के मुकाबले में, then the fluctuations decrease in magnitude with each cycle, तो हर साइकिल के बाद फ्लक्चुएशन पहले से कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। so the prices and quantities over time would look like an inward spiral, तो हमारे पास जो फाइनली डायग्राम बनेगी वो इनवर्ड स्पाइरल की तरह बनेगी। स्पाइरल हम नेवर एंडिंग प्रोसेस को या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को कहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता आप इनवर्ड मूव करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली आप सेंटर तक पहुंच जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनवर्ड स्पाइरल। या फिर इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल मॉडल या कन्वर्जेंट केस। कन्वर्जेंट मॉडल कह लें, कन्वर्जेंट केस कह लें। ओके, सेकंड वर्डिंग दूसरे मॉडल के लिए, इफ द सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन द डिमांड कर्व, अगर सप्लाई कर्व फ्लैटर है या सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक है, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, ये क्लियरली नोट रखना है। स्टीपर लेस इलास्टिक के लिए यूज होता है, फ्लैटर मोर इलास्टिक के लिए। Okay, if supply curve is flatter than the demand curve, then the fluctuations increase in magnitude. अगर सप्लाई कर्व फ्लैटर है, मोर इलास्टिक है डिमांड के मुकाबले में, तो फिर क्या होगा, फ्लक्चुएशन इंक्रीज करती चली जाएगी आफ्टर ईच साइकिल। हर साइकिल के बाद फ्लक्चुएशन पहले से ज्यादा होगी, फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा, फ्लक्चुएशन और ज्यादा हो जाएगी, तो हर साइकिल के बाद फ्लक्चुएशन बढ़ती चली जाएगी। या फिर एंड द क्वांटिटीज स्पाइरल मूव आउटवर्ड, और जो हमारे पास स्पाइरल बनेगा वो इस तरह से फील होगा जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर से बाहर की तरफ ही मूव करते चले जा रहे हैं, अवे से अवे ही मूव करते जा रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अवे मूव करते हैं उसको आउटवर्ड स्पाइरल कहा जाता है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इनवर्ड मूव करते हैं उसको हम इनवर्ड स्पाइरल, या जिसमें हम फाइनली किसी स्टेबल सिचुएशन की तरफ जो है वो पहुंच जाएंगे। ओके जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। इसके अलावा जो है इसमें डिस्कशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सफिशिएंट है। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं, रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ लें। और इंशाल्लाह वेंसडे को, आज मंडे है, कल का गैप है, 2 दिन में इसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से। वेंसडे को जो है वो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। जस्ट जो है हम जनरली उसका जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ 1-2 पॉइंट। मेनली चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की हेडिंग पे है। देखें, कंज्यूमर बिहेवियर से हमारी सेंस क्या है। चैप्टर नंबर 4 में 2 मेजर थ्योरीज डिस्कस होनी है। एक को हम यूटिलिटी थ्योरी कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन की थी,
मार्शिलियन थ्योरी भी कह दिया जाता है, यूटिलिटी थ्योरी मेन उसका आप कह लें हेडिंग है। तो यूटिलिटी थ्योरी हम जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे उसी में हमारे पास टॉपिक होगा इनडिफरेंस थ्योरी, या उस प्रोफेसर हिक्स ने एक्सप्लेन की थी तो हिक्सियन थ्योरी भी कह दिया जाता है। खैर दोनों थ्योरीज में, यानी कि आप कह लें यूटिलिटी थ्योरी में भी 5-6 क्वेश्चन हैं और इनडिफरेंस थ्योरी में 7 या 8 क्वेश्चन हैं तकरीबन। तो टोटल जो 10-12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हम करेंगे उस चैप्टर में, उसमें बुनियादी तौर पे हमारा फोकस एक चीज पे होगा, हाउ कंज्यूमर बिहेव, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह का है। और उस बिहेवियर में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चीज पे होगी, मतलब एज ए कंज्यूमर मैं बाजार जाता हूँ, मार्केट से रोजाना कई चीजें खरीदता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ, जूते खरीदता हूँ, ग्रोसरीज खरीदता हूँ, फलां फलां प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं मार्केट जाता हूँ, मैं जाके शॉपकीपर को कहता हूँ जी मुझे 1 किलो फलां चीज दे दें, 2 शर्ट्स दे दें, एक ये, मैं जहां पर भी जाता हूँ शॉप पे, मैं किसी प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, मतलब मैं बॉटल्स कहता हूँ जी 10 बॉटल्स डाल दें, फलां चीज डाल दें। अब मैं ये जो क्वांटिटीज डिसाइड कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी के पीछे सेंस क्या वर्क कर रही है। क्या मैं सिंपली जाता हूँ रैंडमली और मैं कहता हूँ 2 ये दे दें, 4 वो दे दें, इतने केजी, और मैं इस तरह क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ, ये एक्चुअली इसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक है। तो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट प्राइस पे, जो भी मौजूदा कीमत है उस शेयर की, वो 100 रुपए की है, 200 की है, 5000 की है, मार्केट की मौजूदा प्राइस पे जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी का डिसीजन लेता है कि मैंने फलां प्रोडक्ट के 2 यूनिट खरीदने हैं, फलां के 4 खरीदने हैं, तो उस डिसीजन के पीछे उसका माइंडसेट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक आइडिया। एक्चुअली हम कहेंगे, या अल्फ्रेड मार्शल की पहली थॉट ये थी कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। मसलन मुझे भूख लगी है, मैं बाजार जाता हूं, मैं चावल लेता हूं, पिज्जा बर्गर कुछ भी लेता हूं, खा लेता हूं, मेरी भूख पूरी हो जाएगी, नीड पूरी हो गई। मैं और कोई शूज खरीदने हैं, मुझे शूज की जरूरत है, मैं बाजार जाता हूँ, शूज खरीदता हूँ, मेरी नीड पूरी हो गई। तो किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से जो मेरी नीड पूरी होती है या मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके लिए इकोनॉमिक्स में एक खास वर्ड हम यूज करेंगे, यूटिलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो एल्फ्रेड मार्शल इस वर्ड को लेकर फोकस करके फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से यूटिलिटी मिलती है, और यूटिलिटी पे फिर थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हैं कि यूटिलिटी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज होगी, किन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी ज्यादा होती है, किन की कम है, और बाकी क्या सेटअप है, उस पर टॉपिक्स आ जाएंगे, 4-5-6 क्वेश्चन है। ये थी बिल्कुल बेसिक थॉट। आप कह लें अल्फ्रेड मार्शल का आइडिया जो है वो 1890 19th सेंचुरी के स्टार्ट का है, आज से 100-125 साल पुराना। उसके बाद फिर हिक्सियन अप्रोच 1940-50 में उसने एक अल्टरनेटिव आइडिया या अप्रोच दी, जिसको आप कह लें यूटिलिटी अप्रोच से जरा बेटर अप्रोच समझा जाता है। उस पे वो यानी यूटिलिटी अप्रोच पे एक दो एतराजात बताएगा कि यूटिलिटी अप्रोच प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, कंज्यूमर का माइंड इस तरह काम नहीं करता। वो फिर एक अल्टरनेटिव अप्रोच बताएगा कि एक्चुअली कंज्यूमर इस थॉट के मुताबिक जो है वो परचेजिंग क्वांटिटी डिसीजन करता है कि मैं फलां प्रोडक्ट के इतने यूनिट सेलेक्ट करूंगा, फलां के इतने। उसको हम हिक्सियन, प्रोफेसर हिक्स की वजह से हिक्सियन अप्रोच कह देते हैं, या उसका एक्चुअल नेम है इनडिफरेंस अप्रोच। तो ये दो बेसिक थॉट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन दोनों को कंबाइनली हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, कि जो कंज्यूमर है एक कॉमन मैन, आम जुबान में आप उसे ग्राहक कह लें, खरीदार कह लें, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसके लिए फिक्स वर्ड है कंज्यूमर। कोई भी कॉमन पर्सन जो बाजार से प्रोडक्ट खरीदता है और उसे यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज हम इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट की नेचर मुख्तलिफ है ना, कपड़े पहनने के लिए है, कोई प्रोडक्ट पीने वाली है, कोई खाने वाली है, ट्रैवलिंग के लिए आप ऑटो रिक्शा उबर करीम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी, तो डिफरेंट नीड्स हैं, तो हम उसको कंज्यूम करने की सेंस में या यूटिलाइज करने की सेंस में वर्ड बोलते हैं। हम उन्हें एडिबल नॉन एडिबल या इस तरह डिवाइड नहीं करते, क्योंकि जनरल प्रोडक्ट है, सबके लिए वर्डिंग यूज हो जाएगी। तो कंज्यूमर बिहेवियर पे इंशाल्लाह जो है हम कल का लेक्चर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का जो है वो फर्स्ट टॉपिक, और उसकी फिर रिमेनिंग जो डिस्कशंस है वो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कशन करेंगे।